हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोगों ने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू ऑलरेडी चल रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के एमसीक्यूज़ भी चल रहे हैं। किसी ने ना देखे हों तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे जो कि बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके नवंबर के एग्ज़ाम्स के लिए। अब हमने जो स्टार्ट करी है वो स्टार्ट करी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सीरीज़, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कर लिए हैं। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से चेकआउट कर लेना। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ एमसीक्यू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, जो कि इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का ही पार्ट है एज पर एनसीईआरटी। वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और आउट ऑफ 15 मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना। आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, नेम द 2 स्टेट्स इन विच लैंड रिफॉर्म वॉज सक्सेसफुल। 2 स्टेट थी जिसमें लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ था। बताइए कौन सी 2 स्टेट है वो बताइए। ए है हमारा महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, या फिर कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, या फिर वेस्ट बंगाल एंड केरला, या फिर पंजाब एंड बिहार। तो बताइए कौन सी वो 2 स्टेट्स हैं जिसमें लैंड रिफॉर्म हमारा सक्सेसफुल हुआ था। इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सीरीज ऑफ रिफॉर्म बनाए थे, मेजर्स बनाए थे। उसमें हमारा लैंड रिफॉर्म भी बना था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स हुआ था, या जमींदार सिस्टम का एबॉलिशन हुआ था, या फिर किस तरीके से रेगुलेशन हुआ था रेंट का, या फिर सीलिंग लगी थी लैंड होल्डिंग पे, जिसे हम लैंड सीलिंग भी बोलते हैं, या फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हुआ था, किस तरीके से हुआ था। ये सारा हमारा लैंड रिफॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सब हमने अपने लैंड रिफॉर्म में पढ़ा हुआ है। तो बताइए कौन से 2 स्टेट में लैंड रिफॉर्म हमारा सक्सेसफुल हुआ था। वेस्ट बंगाल एंड केरला, ये 2 स्टेट है जिसमें हमारा क्या हुआ था, लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ था। तो फर्स्ट का हो गया सी, वेस्ट बंगाल एंड केरला आर द 2 स्टेट्स इन विच लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दी स्टेट वाज कमिटेड टूवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। जो गवर्नमेंट थी केरला और वेस्ट बंगाल की, वो कमिटेड थी कि उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करनी है इस पॉलिसी को, इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के वो पूरी तरीके से कमिटेड थी। इसलिए इन दोनों स्टेट में क्या हुआ था, लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ था। तो फर्स्ट का हो गया सी। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है डैश मींस फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ अमाउंट ऑफ लैंड या फिर कुछ साइज ऑफ लैंड, मैक्सिमम साइज क्या कर दिया था, सील कर दिया था। यानी कि इतने अमाउंट ऑफ लैंड से ज़्यादा किसी इंडिविजुअल को लैंड नहीं मिलेगी। तो ये बताइए इसको हम क्या बोलते हैं कि जब क्या हो जाता है, मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड फिक्स हो जाता है, इतने ही मैक्सिमम साइज की लैंड मिलेगी, तो उसे क्या बोला जाता है। लैंड कल्टीवेशन बोलते हैं, या फिर लैंड सीलिंग बोलते हैं, या फिर लैंड टीलिंग बोलते हैं, या फिर लैंड फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, लैंड सीलिंग। क्या लग गई है, सील लग गई है कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकता कोई लैंड, तो क्या हो गया, उसे क्या बोलते हैं, लैंड सीलिंग। तो सेकंड का हो गया बी, लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो सेकंड का हो गया बी। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। बताइए इसमें से कौन सा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है इंडियन इकोनॉमी में। तो बताइए क्या नहीं है। देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट ट्रू बताना है, किसके रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग बताना है आपने। तो ए है हमारा कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। क्या हमारी एग्रीकल्चर नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं करती है जी, तो ये तो क्या इंपॉर्टेंस है। बी है हमारा बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या एग्रीकल्चर बेस है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर क्या है, बेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। नेक्स्ट सी है हमारा बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए भी एग्रीकल्चर का होना बहुत जरूरी है। मोर देन 60% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, बेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। डी है हमारा मेन सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या एग्रीकल्चर मेन सोर्स है अनएम्प्लॉयमेंट का, नहीं, एग्रीकल्चर तो क्या है, मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। तो ये इंपॉर्टेंस हमारे एग्रीकल्चर का नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कम से कम 60% से ज़्यादा लोग जो हैं, 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। थर्ड का हो गया डी। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन एग्रीकल्चर एंड मेंशन द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, वो आपको पढ़नी है
और उसमें से सही कॉम्बिनेशन आपको बताना है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या हैं। देखिए 3 स्टेटमेंट है। पहली है ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंट्रोडक्शन किया था न्यू टेक्नोलॉजी का। सेकेंड है हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड द यूजेस ऑफ HYV सीड्स। HYV की फुल फॉर्म बता देती हूँ, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने स्टार्ट की थी यूजेस किसकी, HYV सीड्स की। थर्ड है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन द इम्प्रूवमेंट इन ऑयल सीड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट निकला था वो निकला था कि इम्प्रूवमेंट हो गई थी ऑयल सीड्स में। तो बताइए इन तीनों में से कौन सी सही है। आपको दे रखा है ऑप्शंस में कि सेकेंड एंड थर्ड सही है, या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, या फिर सिर्फ सेकेंड करेक्ट है, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें से। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंट्रोडक्शन किया था न्यू टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने स्टार्ट किया था यूजेस ऑफ HYV सीड्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों तो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंप्रूवमेंट हुआ था किसका, ऑयल सीड्स का, ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंप्रूवमेंट किसका हुआ था, व्हीट एंड राइस का हुआ था, तो ऑयल सीड्स का नहीं हुआ था। तो थर्ड हमारी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो गया बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारी सही है, करेक्ट है। तो फोर्थ का हो गया हमारा बी। होपफुली ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने भी आपको अब आ गए होंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेम द कमेटी फॉर्म फॉर द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन 1955। एक कमेटी फॉर्म हुई थी किसके लिए, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 1955 में। उस कमेटी का नाम बताना है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तो आंसर आता ही होगा। तो बताइए क्या नाम है उस कमेटी का, रंगाराजन कमेटी, या फिर बैसल कमेटी, या फिर कर्वे कमेटी, या फिर नरसिम्हन कमेटी। तो बताइए कौन सी कमेटी है वो जो विलेज एंड SSI के लिए फॉर्म की गई थी 1955 में, कौन सी कमेटी करी गई थी, कर्वे कमेटी। तो फिफ्थ का हो गया सी। सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी कैटेगरीज इंडस्ट्री वर डिवाइडेड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में कितनी कैटेगरी में हमारे इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया था। तो बताइए कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, 3 में, 2 में, 5 में, या फिर 4 में। बताइए कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी वो कैटेगरी थी उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो क्या थी, इंडस्ट्रीज जो कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट की थी, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में क्या हुआ था, इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के अंडर थी, लेकिन जो न्यू यूनिट होगी वो किसके अंडर होती थी, उसकी पब्लिक सेक्टर कंट्रोल के अंडर होती थी। और जो हमारी थर्ड कैटेगरी थी वो क्या थी, हमारी इंडस्ट्रीज किसके अंडर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती थी, लेकिन उसे पब्लिक सेक्टर से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये हमारी 3 कैटेगरी थी जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में आई थी, ठीक है। तो 6 का हो गया हमारा ए 3। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, बताइए। अगर आपने 5 ईयर प्लान पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कौन से प्लान में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट प्लान में, सेकेंड प्लान में, या फिर थर्ड प्लान में, या फिर फोर्थ प्लान में। कौन से प्लान में स्टार्ट हुआ था प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा सेकेंड प्लान में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो 7th का हो गया बी। अब 8th की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में ये क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है बेनिफिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली आता होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। ए है हमारा इंक्रीज इन इनकम, या फिर राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, या फिर रूरल डिस्पैरिटी, या फिर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने की वजह से इनकम इंक्रीज हुई थी, बिल्कुल हुई थी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी राइज हुई थी, बिल्कुल हुई थी। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई थी, बिल्कुल बढ़ गई थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट क्या नहीं है, रूरल डिस्पैरिटी ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट नहीं है। तो 8th का हो गया सी। 9th की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए असर्शन एंड विजन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसे। देख लेते हैं असर्शन क्या कह रहा है हमारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया था, किसकी वजह से बढ़ गई थी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एक्सटेंसिव यूज होने लग गया था फर्टिलाइजर्स का। बिल्कुल सही बात है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने पे बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया था फर्टिलाइजर्स का, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई थी। अब रीजन क्या कह रहा है, रीजन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट गिव इकोनॉमिक सब्सिडी इन द फर्टिलाइजर्स टू एंश्योर दैट फार्मर हैव एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स।
गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया था फर्टिलाइजर्स में, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते थे कि फार्मर्स के पास एडुकेट अवेलेबिलिटी हो फर्टिलाइजर्स की, जिससे कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। तो बिल्कुल सही बात है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने की वजह से गवर्नमेंट ने क्या दे दिया था, सब्सिडी दे दी थी फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स पे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स उन तक पहुँचे, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो आप कह सकते हैं असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और क्या है, रीजन सही एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी असर्शन की। तो कह सकते हैं ये 9th का क्या हो गया, सी, both assertion and reason is true and reason is a correct explanation of the assertion। तो 9th का हो गया सी। अब 10th की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, assertion and reason based क्वेश्चन ही है ये भी। देखिए क्या है, द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। देखिए असर्शन क्या कह रहा है, बहुत सारी पॉलिसी इनिशिएटिव ली थी हमारे इंडिया ने, जैसे कि लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसने क्या किया था, हेल्प किया था इंडिया को कि हम क्या बन गए थे उस टाइम पे, सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में, यानी कि हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी थी कि हम खुद पे डिपेंडेंट हो गए थे, सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, हमें कहीं से लेना नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे। जब हमारी मेजर पॉलिसीज आई थी लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इससे क्या हुआ था, इंडिया को बहुत हेल्प हुई थी कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था फूड ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर के, यानी कि खुद ही हम अपनी फूड ग्रेन प्रोडक्शन करने लगे थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, कंट्रीब्यूशन हो गया था इनकम को लेकर के, इनकम भी हमारी बढ़ गई थी। तो ये था हमारा असर्शन। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या कह रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग इन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। जो लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे वो डिक्लाइन नहीं हुए थे एज एक्सपेक्टेड। तो ये था हमारा रीजन। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन क्या है, दोनों ही ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? नहीं, जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। असर्शन बोल रहा है कि हम फूड ग्रेन को लेकर के सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे रिफॉर्म्स वगैरह के आने की वजह से। और रीज़न कह रहा है कि जो प्रोपोर्शन डिपेंडेंट थे हमारे एग्रीकल्चर पे वो डिक्लाइन नहीं हुई थी एज एक्सपेक्टेड। तो क्या ये दोनों हमारी मिलती जुलती है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न? नहीं है। आप कह सकते हैं कि असर्शन और रीज़न दोनों ही आपके ट्रू हैं, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा जो ये पॉइंट हो गया 10th का जो ऑप्शन चूज होगा वो होगा डी, बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू। दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, क्योंकि ऊपर बात चल रही है रिफॉर्म्स को लेकर के और नीचे बात चल रही है डिपेंडेंट पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर को लेकर के। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है रीजन हमें। तो 10th का क्या हो गया, डी। अब 11th की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर से असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है हमारा, इकोनॉमी कैन नॉट डेवलप विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती अगर इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है। और रीजन क्या कह रहा है हमारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स द इकोनॉमी टू हैव हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेस पॉवर्टी इन द इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और पॉवर्टी कम हो गई। बिल्कुल सही बात है। कह सकते हैं कि इकोनॉमी हमारी नहीं बढ़ पाती अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बिना हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाती। और रीज़न कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही हमारी इकोनॉमी में क्या हो गई, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया और पॉवर्टी गरीबी कम हो गई हमारी इकोनॉमी में। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं आपकी, ट्रू है। और रीज़न भी बिल्कुल आपको लग ही रहा है, आपको पता ही चल जाएगा देखने रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी असर्शन की। तो कह सकते हैं इसका आंसर क्या है, सी, बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 11th का हो गया सी। अब 12th की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है हमारा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लीड टू अनफेवरेबल फॉरेन ट्रेड। देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमें पता होना चाहिए क्या होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते थे अब इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब उसे ही अपने ही देश में क्या कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। कि अपने इंपोर्ट को क्या कर रहे हैं, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अपने ही देश में निकाल रहे हैं, अपने ही देश में उस प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से अनफेवरेबल फॉरेन ट्रेड हुआ था। बिल्कुल सही बात है, अनफेवरेबल फॉरेन ट्रेड आ गया था। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैच नहीं हुआ था, फेवरेबल नहीं रह गया था, अनफेवरेबल हो गया था फॉरेन ट्रेड। उसके बाद रीजन क्या कह रहा है हमारा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लीड द गुड्स टू बी प्रोड्यूस इन द कंट्री इटसेल्फ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन
में क्या होता है, गुड्स जो भी प्रोड्यूस करे जाते हैं अपने खुद की कंट्री में कर लेते हैं। इंपोर्ट करने की जगह हम क्या करते हैं, अपनी खुद की कंट्री में ही उस गुड को क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, और रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की। सही तो कह रहा है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की वजह से अनफेवरेबल फॉरेन ट्रेड हुआ था। उसके बाद इसने बता दिया कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, जब हम गुड क्या कर लेते हैं, अपनी खुद की कंट्री में ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इसका क्या हो गया, हमारा सी हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन is true and reason is the correct explanation of the assertion। तो 12th का हो गया सी। होपफुली अब आपको assertion and reason चेकआउट करने भी आ गए होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब 13th की बात करते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, डिकेड ऑफ 1960 में, या डिकेड ऑफ 1970 में, या फिर डिकेड ऑफ 1980 में, या फिर डिकेड ऑफ 1990 में हुआ था। देखिए, जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का फर्स्ट फेज आया था वो कब आया था, डिकेड ऑफ 1960 में आया था। इन इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन द लेट 1960s। विद इट्स सक्सेस इंडिया अचीव फूड सेटिस्फेक्शन विद इन अ डिकेड इन द लेट 1970s। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो फर्स्ट बिगेन हुआ था वो 1960s में हुआ था। उसकी सक्सेस के बाद इंडिया ने अचीव किया था फूड सेटिस्फेक्शन उसी डिकेड में, 1970s में। विद इन अ डिकेड, एक डिकेड में उन्होंने फूड सेटिस्फेक्शन अचीव कर लिया था 1970s तक। तो 13th का हो गया हमारा ए, डिकेड ऑफ 1960। अब 14th की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लैंड सीलिंग इज वन टाइप ऑफ, फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लैंड सीलिंग की बात कर रहा है, यानी कि लैंड सीलिंग किस टाइप का रिफॉर्म है बताइए। टेक्निकल रिफॉर्म है, या फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, या फिर जर्नल रिफॉर्म है, या फिर नन ऑफ दीज। हमने 3 रिफॉर्म पढ़े हैं, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल एंड जर्नल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को हम लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। जो लैंड सीलिंग है वो किसका पार्ट है, लैंड रिफॉर्म का ही पार्ट है। तो आंसर तो इसका हो गया बी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। 14th का हो गया बी। उसके बाद 15th की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू इंक्रीज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज एफर्ट शुड बी मेड फॉर, इंडस्ट्रीज के एनुअल ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए। एफर्ट शुड बी मेड फॉर, किस किस के लिए एफर्ट्स करने चाहिए, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, या फिर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी की फुल यूटिलाइजेशन करनी चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल पीस होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर देखें तो तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए तीनों ही चीज़ों के लिए एफर्ट्स करना चाहिए हमें। तो 15th का हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, फिर इससे क्या होगा, और अच्छे MCQ हम आपके लिए लेकर आएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे MCQ और चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बहुत सारी सीरीज़ आपके आने वाली है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती रहेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए इसी तरीके से और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।